गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोग कोरोजन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन और कोरोजन को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण प्रमोशन मिलता है, कौन सी ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन है जिसके कारण कोरोजन होता है और कोरोजन के कारण होने वाले जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो हार्म्स है, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, रस्टिंग भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ इस लेक्चर के अंदर हम लोगों को देखना है कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। जो कोरोजन हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है, इसका प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन करने के लिए बहुत सारे मेथड है। इसमें से पहला मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ वो है यहाँ पर बैरियर मेथड। ठीक है, अब बैरियर मेथड क्या होता है? देखिए, बैरियर मतलब क्या होता है? हर्डल क्रिएट कर देना, है ना। तो कोरोजन जो है वो बेसिकली कब होता है? जब एनवायरनमेंट का जो गैसेस है वो आकर मेटल की सरफेस पर अटैक करती हैं, तब क्या होता है? कोरोजन हम लोगों को ऑब्जर्व होता है। तो कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास फर्स्ट मेथड है बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक इनर्ट सरफेस का कोटिंग कर देते हैं। हमारी जो मेटल की सरफेस है, जो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ सकती है, उस पर हम लोग क्या कर देते हैं? एक तरह की कोटिंग कर देते हैं। तो कोटिंग करने के कारण क्या होगा कि जो इन्वायरमेंटल गैसेस है वो हमारी अफेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। सपोज करो ये मेटल की सरफेस है हमारे पास, ये मेटल की सरफेस है। इस मेटल की सरफेस पर हमने एक इनर्ट गैस की कोटिंग कर दी। ठीक है, मेटल की सरफेस पर क्या करा हमने? यहाँ पर अपर सरफेस पर एक इनर्ट सब्सटेंस की कोटिंग कर दी। तो कोटिंग कर देने के कारण क्या होगा? जो इन्वायरमेंटल गैसेस है वो उस इनर्ट सब्सटेंस के साथ में इंटरेक्शन नहीं कर पाएगी। अब ये इनर्ट जो कोटिंग है वो किन किन चीज़ों से हो सकती है? तो ये कोटिंग हम लोग किससे कर सकते हैं? हमारे पास कुछ सब्सटेंस है ऐसे, लाइक पेंट्स जो होते हैं, प्लास्टिक जो होता है, ठीक है, ये हुआ। इसके अलावा नायलॉन होता है एंड यूरेथन जो होता है ना। यूरेथन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हम लोग अभी के समय अगर देखें तो हमारे जो शूज़ वगैरह हैं उसमें जो सोल बनता है वो यूरेथन का बनता है। बैग वगैरह जो होते हैं इसको हम आर्टिफिशियल लेदर भी बोलते हैं। तो ये मटेरियल की कोटिंग अगर मैंने अपने सब्सटेंस पर, अपने मेटल की सरफेस पर कर दी, तो ये मटेरियल जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि इन्वायरमेंटल गैसेस का इनके ऊपर इफेक्ट जो है वो निग्लिजिबल होता है। तो ये अपनी प्रेजेंस के कारण मेटल की सरफेस को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए हमारा सबसे चीपेस्ट वे है कि मटेरियल की सरफेस जो कि एक्सपोज्ड सरफेस है उसे हम कोट कर दें, है ना। किसी भी इनर्ट मटेरियल से हम उसे कोट कर देंगे। इससे पहला हमारा मेथड हुआ। और बट इन मेथड्स के अंदर भी अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो फेमिलियर है हमारे लिए वो है पेंटिंग मेथड होता है ना। जो पेंट्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो क्योंकि पेंट्स जो होता है वो भी इट्सेल्फ एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही है जो कि इन्वायरमेंटल गैसेस को मटेरियल की सरफेस पर इंटरेक्ट नहीं होने देता, डिज़ोल्व नहीं होने देता। तो सबसे सुटेबल जो हमारे लिए प्रोसेस होता है ना वो होता है यहाँ पर पेंट को यहाँ पर अप्लाई कर देना। पेंट का इफेक्ट जब तक रहेगा हमारा मेटल जो है वो कोरोड नहीं होगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारी वो बताई गई है यहाँ पर कोटिंग की जो प्रोसेस है। इसमें अगर हम एक ड्रॉबैक देखें कि भी कोटिंग हम लोग क्यों नहीं कर सकते, तो जनरली ये जो प्रोसेस होती है ना वो रिपीटेशन मांगती है। जैसे सपोज करो एक सरफेस को आपने पेंट किया, तो उस सरफेस को कंटिन्यूसली आपको पेंट करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? पेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कहीं से भी पेंट अगर लीक होता है तो उस सरफेस से ही, उस साइट पर से ही कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इसका ड्रॉबैक है। नाउ नेक्स्ट जो हमें बताया गया है प्रोसेस वो कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। अगली जो हमें प्रोसेस बताई है हमारी कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। इसे कई जगह पर हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। देखिए, गैल्वेनाइजेशन में क्या कहते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं ना, इनमें रस्टिंग और कोरोजन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉन होते हैं रस्टिंग और कोरोजन के लिए। तो आयरन की सरफेस पर हम क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं। ठीक है, आयरन की सरफेस पर क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग। अब देखिए, इसको हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन हमने क्यों करा? इसे करने के लिए हम क्या करते हैं? हम आयरन की शीट लेते हैं ना। सपोज करो कि हमारे पास में क्या है? एक आयरन की शीट है जिसे हमें कोरोजन से प्रिवेंट करना है। ठीक, अब इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं। अब कोटिंग करने के लिए क्या करा? हमारे पास में लिक्विड जिंक का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन किसका होता है? यहाँ पर जिंक का। तो ये जो एक हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस होती है, क्योंकि जिंक इज़ अ मेटल और मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो लिक्विड स्टेट तक हम जिंक को लेकर आते हैं बाय प्रोवाइडिंग हाई टेम्परेचर। और इस शीट को जब हम किस में डिप करते हैं? यहाँ पर जिंक के अंदर। तो जिंक के अंदर जैसी इस शीट को यहाँ पर आपने डिप करा,
पूरी तरह से एक यूनिफॉर्म लेयर जो होती है वो किसकी लग जाती है, यहाँ पर जिंक की लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर फंडा क्या है इस प्रोसेस का ये समझे हम लोग। सी जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है, दैट मीन्स कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, है ना। तो इन्वायरमेंट में जब भी जिंक आयरन के कांटेक्ट में आएगा तो जिंक जो है वो इन्वायरमेंट के जो गैसेस हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जब तक हमारे सरफेस पर जिंक प्रेजेंट है, आयरन के सरफेस पर जिंक प्रेजेंट है, रिएक्टिव कौन बना रहेगा, जिंक बना रहेगा, है ना। आयरन के ऊपर रस्टिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है ना, ये अप टू अ लिमिट, मतलब हम कह सकते हैं कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसेस 5 ईयर 10 ईयर्स तक हम क्या कर सकते हैं, आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हम आयरन शीट्स वगैरह लेते हैं, जो एज ए शेड हम लोग हमारे घरों में यूज़ करते हैं, वो गैल्वेनाइज शीट होती है, मतलब उसके ऊपर कोटिंग लगा होता है किसका, आयरन का। बट ये भी बहुत सुटेबल मेथड नहीं होता है। अगर हम लिक्विड फॉर्म में जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के आर्टिकल्स पर, तो ये गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, इसी के जैसा एक मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर शेरेडाइजिंग। ठीक है, अगली जो मेथड है वो भी यही मेथड है, बस एप्लीकेशन का तरीका अलग है। ये प्रोसेस कहलाती है हमारी शेरेडाइजिंग। देखिए शेरेडाइजिंग मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा आयरन आर्टिकल है ना, सपोज करो ये आयरन का आर्टिकल है हमारा, इसके ऊपर जिंक का हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। यहाँ पर जिंक का जो एप्लीकेशन है वो किसके फॉर्म में दे रहे हैं हम लोग, स्प्रे के फॉर्म में। ठीक है, तो जो आर्टिकल होता है हमारा उसके ऊपर जिंक को लिक्विड फॉर्म में हम स्प्रे कर देते हैं। तो जो एक लेयर होती है वो लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर भी होता है। बट अगर मैं इफ़ेक्टिव यहाँ पर देखूँ तो गैल्वेनाइजेशन इज़ मोर इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म लेयर बनती है। जबकि शेरेडाइजिंग से तो क्या होगा कि कहीं ज़्यादा स्प्रे लग जाएगा, कहीं कम लगेगा। ठीक है, एक यूनिफॉर्म लेयर नहीं बन पाती, तो शेरेडाइजिंग इज़ लेस इफेक्टिव। बट जनरली जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, जिनको हमको प्रोटेक्ट करना होता है, तो शेरेडाइजिंग इज़ मोर इफेक्टिव इन दैट केस, है ना। सपोज करो कोई आयरन का आर्टिकल है, कोई शो पीस है, तो उसको हम डिप जब करते हैं तो वो उतना एफिशिएंटली डिप होकर यूनिफॉर्म लेयर नहीं बनाता, कहीं ना कहीं एजेस और कॉर्नर पे जगह रह जाती है। तो उस जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर शेरेडाइजिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रोसेस हुई फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताया गया है आफ्टर गैल्वेनाइजेशन एंड शेरेडाइजिंग, अगली जो हमारी प्रोसेस है वो है बाय अलॉइंग, है ना। बाय अलॉइंग, और अलॉइंग की जो प्रोसेस होती है, जो थर्ड स्टेप है हमारा अलॉइंग, है ना। अलॉइंग क्या होता है ये हम लोग देखें। तो देखिए सबसे पहले तो हमें अलॉय क्या होते हैं ये पता आना चाहिए। तो अलॉय इज़ द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 and more than 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अलॉय जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो मेटल या नॉन मेटल होते हैं उनके होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। अब सी मेटल जो होते हैं वो तो सॉलिड स्टेट में होते हैं, और सॉलिड स्टेट का होमोजीनस मिक्सचर बनना कब पॉसिबल होगा, ओनली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ हम करते क्या है, अलॉय बनाने के लिए हम लोग अगर देखें तो जनरली जिस भी मेटल का मुझे अलॉय बनाना है ना, कोई भी मेटल जिसका मुझे अलॉय बनाना है, सपोज करो मुझे आयरन का अलॉय बनाना था। क्या बनाना था, आयरन का अलॉय, क्योंकि आयरन के ऊपर कोरोजन या रस्टिंग का बहुत चांस होता है। तो इसके अलॉय अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आयरन के साथ में मैंने लिटिल क्वान्टिटी ऑफ कार्बन एंड लिटिल क्वान्टिटी ऑफ निकल यहाँ पर यूज़ करा। ठीक है, इन तीनों का डेफिनेट क्वान्टिटी लेकर मैंने इसे हीट करा, है ना। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हीट करेंगे, एंड हीट करने के बाद हम क्या कर देते हैं, इसका सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वी गेट अ एंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस, एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज स्टील। सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टील, है ना। स्टील जो होता है, जो कि हम लोग आयरन का इसको ही फॉर्म मानते हैं। हम कहीं कि अभी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए आए, हमारे यूटेंसिल्स वगैरह जो बने होते हैं बेसिकली वो आयरन के अलॉय के बने हैं, और ये अलॉय हमारा कहलाता है यहाँ पर स्टील। ठीक है, तो अलॉइंग की प्रोसेस करके आप मेटल के कंपोजिशन में वेरिएशन ला सकते हैं, उसमें कोई इम्प्योरिटी मिला सकते हैं विच इज़ बेनिफिशियल फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल। तो जो स्टील होता है, हम कहीं कि किसी भी तरह का अलॉय होता है, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ना। यानी कि हम कहें कि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिजिकल रिएक्टिविटी, कोरोजन या रस्टिंग का जो प्रोसेस हो जाता है वो इसके अंदर बहुत बहुत कम हो जाएगा, और इस कारण इसकी जो लाइफ है, या इसका जो हम कह सकते हैं ड्यूरेबिलिटी पीरियड होता है, वो अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्टील एक बहुत अच्छा अलॉय है जो प्रेजेंट टाइम में हम कह सकते हैं हमारी बैकबोन बना हुआ है। जो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, या कंस्ट्रक्शन का जो पूरा प्रोसेस हमारे कंट्री में होता है, उसका मेन जो कहना चाहिए कि सब्सटेंस है जो कंस्ट्रक्शन में हमें हेल्प करता है, वो सब्सटेंस यहाँ पर
स्टील, है ना सिर्फ स्टील का, हर मेटल का हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर अलॉइंग कर सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम के अलॉय होते हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है, वाई अलॉय होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, निलॉय होता है, ऐसे बहुत सारे अलॉय होते हैं, बेल मेटल होता है, ब्रास होता है। ये जितने भी नाम मैंने अभी लिया ये सब के सब अलॉय हैं और कहीं ना कहीं मेटल या नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो अलॉइंग अभी तक का सबसे बेस्ट तरीका है जिससे हम कोरोजन या रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, काफ़ी सालों से इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है। मतलब अभी तक अगर हम देखें लगभग 500 साल हमें हो चुके हैं और ये जो प्रोसेस है वो अभी तक प्रैक्टिस किया जा रहा है और काफ़ी इफ़िशिएंट प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज़ कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। तो फोर्थ मेथड है हमारी, उस मेथड को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे। देखिए फोर्थ मेथड क्या कह रही है हमें, इसे हम बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है? कैथोडिक प्रोटेक्शन मतलब हमें पता है कि मेटल की जो सरफेस होती है वो सरफेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो उस रिएक्टिव सरफेस को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, सपोज करो ये हमारी मेटल की सरफेस है, ठीक, जो कि रिएक्टिव है, प्रोन है कोरोजन के लिए। इस रिएक्टिव सरफेस पर हम क्या करें, एक और रिएक्टिव मेटल की कोटिंग लगा दें, ठीक है। कोई मेटल की सरफेस है दैट इज एम, इसके ऊपर हम क्या करें, किसी और मोर रिएक्टिव मेटल की सरफेस को यहाँ पर ऐड कर दें। तो क्या होगा, अब जो मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता था वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ना करते हुए जो मेटल की अपर सरफेस है ये क्या करेगी, अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। मतलब जो डैमेज होना है वो किसके ऊपर होगा, इस अपर सरफेस पर होगा, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट जो होता है वो हमको मेटल के अंदर इस प्रोसेस में करना पड़ता है। इस कारण जो मेटल होता है या जो डिवाइस होता है जिसमें कैथोडिक प्रोटेक्शन हम करते हैं उसका वेट अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह का कैथोडिक प्रोटेक्शन जो होता है अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग जो हमारे शिप्स होते हैं, सबमरीन होते हैं या ऐसी चीज़ें जो कि वाटर में रन करती हैं, कंटिन्यूसली वाटर के कांटेक्ट में होती हैं, जहाँ रस्टिंग का बहुत ज़्यादा चांस होता है, वहाँ पर हम इस कैथोडिक प्रोटेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में हम कह सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो सफिशिएंटली यूज़ होता है, बट एवरी टाइम या हम कह सकते हैं एवरी फील्ड में कैथोडिक प्रोटेक्शन है जो वो यूज़फुल नहीं होता है ना। अभी भी हमारे लिए बेस्ट मेथड जो बना हुआ है वो अलॉइंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, है ना। नाउ हमको नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करें, है ना। हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मैं बैलेंसिंग के बारे में एक पहले भी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ कि बैलेंसिंग क्या होती है और इसकी क्या यूटिलिटी होती है। सी, बैलेंसिंग मतलब होता है द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ये फैक्ट है, ये हमेशा फुलफिल होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन रन करती है उसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन को रन करते हैं तो उस रिएक्शन में कभी भी रिएक्टेंट का लॉस नहीं होता है, जितना रिएक्टेंट आपने लिया है उतना ही हमें क्या मिलता है, यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट लॉ है हमारा, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ है हमारा ये हमें एक्सप्लेन करता है अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन the mass of the reactant is always equal to the mass of product और the amount of reactant is always equal to the amount of the product। ये हमें शो करता है कौन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके लिए हम लोग पहले भी एग्जांपल दे चुके हैं, आप जो सबसे फर्स्ट लेक्चर है उसे देखिएगा, उसमें हमने एग्जांपल के थ्रू प्रूव करा है कि किस तरह से मास जो होता है वो एक दूसरे से इक्वल होता है, ठीक है। मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी थोड़ा सा यहाँ पर और एक्सप्लेन कर देती हूँ अनदर एग्जाम्पल से। सपोज करो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास में, एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। ये जनरली कुछ डिवाइसेस होते हैं जो हम लोगों को केमिस्ट्री लैब में देखने को मिलते हैं। इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पर सैंड की ली है, ठीक है। ये क्वांटिटी मैंने ले लिया यहाँ पर सैंड, ठीक।
अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक पीस ऑफ फॉस्फोरस रखा है ना, ये जो मैंने शो करा अभी यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में, ये क्या है यहाँ पर पीस ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 15। ठीक, अब मैं क्या करूँगी नेक्स्ट स्टेप में, ये जो मेरा राउंड बॉटम फ्लास्क है इसका मैं वे कर लूँगी, इसको मैं वे करूँगी ना। सपोज़ करो आफ्टर वेइंग मेरे पास वेट कितना आ रहा है इसका, सपोज़ करो वी गेट वेट अराउंड 300 ग्राम, है ना। इन सभी कंपोनेंट का वेट कितना आया मेरे पास में, 300 ग्राम आया। अब मैं क्या करूँगी, इसको हीट करूँगी। ये वेट लेने के बाद में मैंने क्या करा, इस फ्लास्क को हीट किया। देन आफ्टर हीटिंग में क्या ऑब्जर्व करती हूँ कि ये जो फॉस्फोरस है, क्योंकि इसमें यहाँ पर एयर फील करा हुआ है ना, दिख तो नहीं रहा बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एयर है। तो जो फॉस्फोरस का पीस है उसने एनवायरनमेंट की एयर के साथ रिएक्शन करके क्या करा, व्हेन फॉस्फोरस रिएक्ट विथ एनवायरमेंटल ऑक्सीजन दे फॉर्म अ ऑक्साइड दैट इज फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या बना दिया उसने यहाँ पर, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो ये जो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, और ये कंपाउंड क्योंकि हमारा कंटेनर क्लोज था तो ये कंपाउंड या गैस जो है वो बनकर बाहर नहीं गई है। ठीक है, तो ये जब पूरा प्रोसेस हमारा हो गया, इस प्रोसेस के होने के बाद हम इसे कूल करेंगे, और कूल करने के बाद अगेन हम इसे वे करेंगे। तो आफ्टर कूलिंग जब हम इसे वे करते हैं देन अगेन वी विल गेट द वेट दैट इज़ 300 ग्राम। तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन एंड आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन वेट विल रिमेन सेम। दिस इंडिकेट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अमाउंट और द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जिसने प्रूव करा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी बेसिस पर हम लोगों को यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखना है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे कि हमें बैलेंसिंग का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाए, है ना। देखिए अब बैलेंसिंग का जो प्रोसेस है उसमें हम लोगों को एक मेथड यहाँ पर बताया गया है। वैसे तो आगे आप लोग बहुत सारे मेथड देखेंगे बैलेंसिंग के लिए, बट अप टू 10th स्टैंडर्ड एक ही मेथड हमारे लिए सूटेबल है, और वो मेथड है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, आयन एक्सचेंज मेथड होता है, और इसके अलावा एक एलिमिनेशन मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे सिंपल मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन में हम लोग रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एक लाइन में हम लोग रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो मेथड है ये समवॉट सिमिलर है जब हम वेइंग का प्रोसेस करते हैं। सपोज करो हम किसी चीज़ को वे कर रहे हैं ना, तोल रहे हैं, तो जब हम चीज़ों को तोलते हैं तो क्या एक बार में एग्जैक्ट अमाउंट आ जाता है, नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बार बार उसके अंदर अमाउंट को ऐड करते हैं, कभी रिमूव करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही प्रोसेस जो है वो हमें रिपीट करनी है, और धीरे धीरे जो प्रोसेस को हम स्टेप वाइज करते जाएंगे तो अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जिसमें कि अमाउंट जो होता है सब्सटेंस का वो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से इक्वलाइज हो जाएगा। जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनका अमाउंट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड जो है ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बट कई बार कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं जिससे करने में ये मेथड फेल हो जाता है, या हम कहें कि कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसे हम इस मेथड के थ्रू अगर करेंगे तो हमें काफ़ी लेंथी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो उस जगह पर ये मेथड जो है वो फेल हो जाती है, उसकी शॉर्टकमिंग है। तो कुछ जनरल से मेथड, या हम कह सकते हैं कुछ जनरल से एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जिसके थ्रू हम यहाँ पर बैलेंसिंग सीखेंगे। देखिए पहला जो हमारा रिएक्शन है जिसे हम बैलेंस करना है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन से यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज सपोज हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म वाटर, है ना। कुछ रूल्स है जो हम लोगों को समझना ज़रूरी है ड्यूरिंग बैलेंसिंग। हमेशा जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, तो बैलेंसिंग की प्रोसेस के दौरान हमें क्या करना होता है कि हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बैलेंसिंग जो है वो एक रियल मैनर में होने वाली प्रोसेस है। तो हमेशा जब नेचर के अंदर बैलेंसिंग का प्रोसेस चलता है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होगा, है ना। कभी भी हमें एटॉमिक फॉर्म जो है वो कंपाउंड का देखने को नहीं मिलेगा, है ना। एटॉमिक फॉर्म जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एटॉम जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो वो जो फॉर्म होते हैं उन फॉर्म्स को हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो हमें अगर
बैलेंसिंग करनी है तो सबसे पहले जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसमें जितने भी एग्जाम्पल या जितने भी आपको यहाँ पर आंसर देने होंगे उसमें पहला फॉर्म तो आप जो याद रखेंगे वो ये होगा कि जितने भी आप लोग रिएक्शन करेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन मैंने करी है अभी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बेस में मैंने O2 लिखा है ना। अगर मैं सिंगल ऑक्सीजन लिखूंगी, क्योंकि अगर सिंगल ऑक्सीजन लिख देती तो रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाती, 2 हाइड्रोजन + 1 ऑक्सीजन। बट यहाँ पर ऑक्सीजन जो है क्योंकि इन्वायरमेंट में O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए मुझे रिएक्शन में भी क्या करना पड़ा, उसे O2 के फॉर्म में लिखना पड़ा, ठीक है। अब इसमें देखिए आप कैसे बैलेंस करेंगे, सिंपल है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो रिएक्टेंट है उनके नंबर को आप काउंट कर लें। हियर हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो 2, हियर हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज ओनली 1। तो सिंपली आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट साइड पर इन फ्रंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल हम लोग ऐड कर दें 2, ठीक है। हमने जब यहाँ पर 2 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, काउंटिंग देखें हम, 2 × 2 = 4, 4 तो हमारे हाइड्रोजन हो गए एंड 2 क्या हो गए, हमारे ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो यहाँ 2 मोल ऑफ वाटर है, जबकि यहाँ पर रिएक्टेंट की तरफ अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन हमारे 2 हैं। इसको 4 करने के लिए क्या करें, तो सिंपली इसे हम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और वो नंबर है हमारे यहाँ पर 2। तो नाउ इन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही साइड पर नंबर क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए, ठीक है। तो सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल अभी मैंने लिया। नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजन when react with hydrogen then it form ammonia, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम या कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल दिख रहा है, हाइड्रोजन का भी एक मॉलिक्यूल है, जबकि अमोनिया का एक जो मॉलिक्यूल दिख रहा है उसमें 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करें, जो सिंपल चीज़ें उसे टारगेट कर लें। यहाँ नाइट्रोजन सिंगल है जबकि नाइट्रोजन यहाँ डबल है, इसे डबल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे 2 ऐड कर सकते हैं। जब इसके आगे हमने 2 ऐड करा तो आप काउंट करिए, 3 × 2 = 6, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे 6, एंड हियर इन द रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन इज ओनली 2। तो हाउ टू कन्वर्ट दिस 2 atom into 6 atom, or how to convert this 1 molecule into 3 molecule, simple multiply this side by 3, ठीक है। तो नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन देन इट फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो ये भी एक सिंपल सी मेथड है जिसके थ्रू हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। देखिए तीसरा मेथड क्या है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन देन इट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का भी एक मॉलिक्यूल है, बट जो HCl बना है उसका एक मॉलिक्यूल बना है। हाइड्रोजन भी 2 हैं और क्लोरीन भी 2 हैं, ठीक है। बेस में लिखे हुए नंबर को देखेंगे तो यहाँ सिंपली इसके फ्रंट में हम लोग क्या ऐड कर दें, 2। तो जैसे ही हमने 2 ऐड करा हमें क्या मिल गया, 2 मोल ऑफ HCl। तो RHS और LHS जो है वो हमारा यहाँ पर कवर हो गया, ठीक। अभी यहाँ पर एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, जो प्रोसेस हम लोग करते हैं यहाँ पर, मतलब जब बैलेंसिंग का जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं इसमें कभी भी जो नंबर होता है वो नंबर हमको बेस में नहीं लगाना है, ठीक है। अगर मैंने बेस में यहाँ पर नंबर लगा दिया तो बेस में नंबर लगा देने के कारण क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है उसका तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी का ही यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो कभी भी बेस के अंदर कोई नंबर हम लोगों को चेंज नहीं करना है। अगर नंबर आपको चेंज करना है तो नंबर आप किसमें चेंज करेंगे, ऑलवेज इन द फ्रंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये 2 बेसिक हम कह सकते हैं कि हमारे पैरामीटर हैं जो हम लोग याद रखें फॉर बैलेंसिंग प्रोसेस। देखिए अब नेक्स्ट कुछ हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, इस रिएक्शन के थ्रू भी हम लोग आगे यहाँ पर बैलेंसिंग को और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए कई बार रिएक्शन होती है उसके अंदर नंबर का एटम काउंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर रिएक्शन कर रही हूँ, व्हेन NaCl रिएक्ट विथ AgBr, ठीक है। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए जब इनमें रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, NaBr + AgCl, ठीक है। ये हमारा NaBr + AgCl करेंगे, प्लस बन रहा है हमारा AgCl। अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन को आप देखेंगे तो उसमें बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप नंबर ऑफ एटम काउंट कर लीजिए, हियर इज़ ओनली 1 Na, हियर इज़ ऑल्सो 1 Na, 1 Cl, हियर इज़ ऑल्सो 1 Cl, Ag
1 Ag एंड Br एंड 1 Br। तो समटाइम क्या होता है कि प्रैक्टिकल जब हमारे होते हैं, हमारी जब एग्ज़ाम्स होती हैं, तो हम लोग ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन को भी बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, नंबर ऑफ़ एटम्स को यहाँ पर काउंट कर लें, और नंबर ऑफ़ एटम जब हमारे प्रॉपरली काउंट हो जाएंगे तो हम लोग रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कुछ अदर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पर बैलेंसिंग के। मेरे पास अगला एग्जाम्पल जो है बैलेंसिंग का वो है, सपोज़ when aluminium react with oxygen then alumina is formed. When aluminium react with oxygen, here is Al2 and here is oxygen, तो finally alumina is formed, that is Al2O3, ठीक है। देखिए Al इज सिंगल, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, Al इज सिंगल। अब एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो एल्यूमिना मिलता है ना, ये काफ़ी टफ ऑक्साइड होती है मेटल की। तो अब इससे हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो आप देखिए प्रोडक्ट साइड में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम दिख रहा है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 ऐड कर सकते हैं, बेस में नहीं लगाना है ना, ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ लिख दिया था, कभी बेस में यहाँ पर हम नंबर नहीं लगाएंगे, ठीक। अब ऑक्सीजन अगर आप देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है, जबकि यहाँ पर 2 हैं। तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर अगर मैंने 2 लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ पर तो कितने रहेंगे 3 रहने वाले हैं। तो यहाँ एक और नंबर ऐड हो गया, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर ऐसा नंबर लगाएं जो कि दोनों को बैलेंस कर सके, ठीक है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है वो 1 लाइन में बैलेंस नहीं होगी, मुझे लिखकर फिर से करेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या लगाया, सपोज करो मैंने ऑक्सीजन के आगे क्या करा, 2 लगा दिया, इस ऑक्सीजन को चेंज करके मैंने इसके आगे 2 लगा दिया, ट्वाइस O2 लिख दिया, ठीक है। ट्वाइस O2 लिखने के कारण मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर 4, और यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन कितना बना हुआ है, ओनली 3। तो अब हम क्या करें, इसे हम बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ इस पूरे फार्मूले के आगे क्या लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। अब इस पूरे फार्मूले पे आगे जब मैंने 2 लगाया तो देखिए आप एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 जा 6। काउंटिंग को बहुत ध्यान से देखिए, बेस में 2 है इसलिए फ्रंट में 2, दोनों का हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा, दैट मीन्स कि एल्यूमिनियम हो गए 4, और ऑक्सीजन बेस में ऑक्सीजन का 3 और फ्रंट में 2 है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे 6। तो 3 को कट करके मैंने लिख दिया ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे 6, और एल्यूमिनियम जो है वो कितने हो गए हमारे यहाँ पर 4, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है अब हमें इस वाले साइड पर। तो अब देखें हम क्या लिखेंगे, जो ओल्ड पार्ट था उसको फुल्ली कट कर देंगे। 4 एल्यूमिनियम करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो सिंपली पुट 4 इन फ्रंट ऑफ एल्यूमिनियम, एंड 6 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करें, और 2 तो लिखा हुआ है, इसके आगे हम क्या करें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, थ्राइस O2, यानी कि ये हो गया 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। फाइनली इट गिव्स 2 मोल ऑफ एल्यूमिना, Al2O3, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इट इज़ द बैलेंस रिएक्शन। मैं इसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी आपसे कि जब भी रिएक्शन हम करते हैं तो वो सिंगल लाइन में बैलेंस हो इसकी गारंटी नहीं है, हमें मोर देन 1 2 3 4 स्टेप करना पड़ेगा, एंड दैट स्टेप इज़ नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हेन an organic compound, any organic compound react with oxygen, then it form carbon dioxide and water, ठीक है, C3H6, ठीक है। ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से देन वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक। अब इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेस में 3 लगा हुआ है कार्बन के, है ना। आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस करें उसमें जो प्राइमरी एलिमेंट होता है अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमारे प्राइमरी एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये एक रफ आइडिया है, कोई रूल नहीं है, बट कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करते हैं तो ये एस्टिमेशन हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट देखूँ तो 3 एलिमेंट है ना, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब भी आप बैलेंसिंग करें उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप सेकेंडरी माने, प्राइमरी किसको माने, कोई भी एलिमेंट जो इनके अलावा कोई एलिमेंट दिखता है उसे हम प्राइमरी माने। तो यहाँ कार्बन हमारा मेन एलिमेंट है, इसे हम सबसे पहले बैलेंस कर लें। तो कार्बन के बेस में लगा हुआ है 3, तो 3 जो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर है, प्रोडक्ट साइड पर भी मैं क्या लगा दूँ, इसके फ्रंट में यहाँ पर 3 लगा देती हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड पर भी मैंने लगा दिया यहाँ पर 3। अब हाइड्रोजन आप देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास में 6, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है ओनली 2। तो 2 को 6 करने के लिए क्या करें, सिंपली इसके फ्रंट में हम 3 लगा दें, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन भी कितना हो गया 6। अब फाइनली हम देखें ऑक्सीजन कितना है प्रोडक्ट साइड पर, तो देखिए कार्बन के पास में ऑक्सीजन हो गया 6, एंड यहाँ पर वाटर का अगर मैं ऑक्सीजन देखूँ तो कितना हो गया, काउंट करेंगे हम लोग इसको 6 +
3, यानी कि टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 9। तो 9 ऑक्सीजन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, सपोज मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 8 ही होगा, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उस कंडीशन में नंबर जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बट फिर भी हम लोग करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर चेंज होगा तभी हम यहाँ पर नंबर को चेंज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो है वो ऑक्सीजन के आगे सपोज कर देती हूँ 5 का मल्टीप्लाई, ये स्टेप मेरी आगे जाएगी। ये भी हमारा हीट एंड ट्रायल को फॉलो कर रहा है। मैंने लिखा C3H6 प्लस O2, और O2 में मैंने कर दिया 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि 10 ऑक्सीजन के एटम हो गए। अब देखिए यहाँ 10 ऑक्सीजन हो गया, तो 10 ऑक्सीजन मुझे यहाँ पर भी करना है। तो 10 ऑक्सीजन के लिए मैं क्या करूँ, मैंने क्या करा कि यहाँ पर थे हमारे थ्राइस CO2 प्लस थ्राइस H2O, है ना। अब यहाँ 10 ऑक्सीजन है और यहाँ पर हमारे पास 9 ऑक्सीजन है। तो 9 को 10 करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। इंस्टेड ऑफ 3 में किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 4 का जब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, देखिए मैंने 3 को हटाया और इसकी जगह मैं लिख रही हूँ 4, मैंने लिख दिया 4H2O। तो जब 4H2O हम लिख देंगे तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, और यहाँ 4 लिख देने के कारण कितना हो गया, 6 + 4 = 10। बट हियर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो गए, आप देखिए यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गए, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितने हमारे पास में ओनली 6 हैं। तो यहाँ 4 लिखना भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तब फिर भी देखिए अभी यहाँ पे ने 4 लिखा है, तो इसके नंबर को बैलेंस करने के लिए मुझे आगे इस कंपाउंड के अंदर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटायर मॉलिक्यूल के फ्रंट में क्या कर दूँ, मैं 2 लगा दूँ। 2 C3H6 when react with 5 mole of oxygen then it form 3 mole of carbon dioxide plus 4 mole of water। ठीक है, ये अभी हमारी क्रूड इक्वेशन है, अभी ये बैलेंस नहीं हुई है। अब फिर से काउंट करिए आप, 3 2 जा 6 कार्बन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन एंड 5 2 जा 10 ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर लिख लेती हूँ, क्योंकि अब नंबर इक्वेशन हमारी बड़ी हो गई। 6 2 जा 12 कार्बन, हियर हाइड्रोजन इज़ 12 एंड ऑक्सीजन इज़ 10। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन है हमारे पास 3, सॉरी कार्बन इज हियर 6, 3 2 जा 6, हियर कार्बन इज ओनली 3, हाइड्रोजन इज हियर ओनली 8 एंड ऑक्सीजन इज 10। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें किसको बैलेंस करना पड़ेगा, कार्बन को। इस साइड पर प्रोडक्ट साइड पे कार्बन को बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो इसे हम कैसे बैलेंस करें, तो देखिए कार्बन जो है वो यहाँ पर जस्ट हाफ है, तो सिंपली मैं इसे क्या कर दूँ, जो मैंने 3 लिखा था 3 की जगह हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसे यहाँ पर 6 से करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जो कार्बन का नंबर है वो बराबर होगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 3 हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, तो कार्बन को हम लिख दें यहाँ पर 6, तो 3 की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर 6, 3 की जगह हम लिखें यहाँ पर 6 CO2। ठीक है, प्लस 6 CO2 हमने लिख दिया। अब हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर ओनली है 8, और वहाँ पर जो थे हाइड्रोजन वो थे 12, यानी कि 4 हाइड्रोजन हमें अभी और बढ़ाना है। तो 4 बढ़ाने के लिए मैंने क्या करा, 4 तो ऑलरेडी है और 4 मैंने और ऐड कर दिया, दैट मीन्स कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 8H2O कर दिया। ठीक, अब हम अगर रिएक्शन को देखें तो क्या ये बैलेंस हो रही है, तो अगेन हम लिखते हैं ट्वाइस C3H6 प्लस O2, है ना। 5 O2 नहीं लिख रही हूँ मैं अभी, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। देखिए ऑक्सीजन भी हम काउंट कर ही लेते हैं यहाँ पर। यहाँ ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 6 2 जा 12 एंड 12 एंड 8 = 20। ठीक है, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, यहाँ 6 मॉलिक्यूल, यानी कि 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 8 यहाँ पर हो गए। तो ऑक्सीजन का नंबर हमें कितना हो गया, टोटल मिल गया 20। ठीक है, अब 20 ऑक्सीजन करने के लिए मैं क्या करूँ, मैं ये जो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था रिएक्टेंट साइड पर, सिंपली उसे 10 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो फाइनल जो इक्वेशन होगी हमारी बैलेंस इक्वेशन वो क्या है, वो इक्वेशन होगी हमारी 2 मोल ऑफ C3H6 plus 10 mole of oxygen upon balancing produce 6 mole of carbon dioxide and 8 mole of वाटर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग के। कुछ और एग्जाम्पल है जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और डीपली हम लोग हीट एंड ट्रायल को समझ पाएंगे।